हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खड़ी बोली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, जो आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर के लिए लाभदायक होगा, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, खड़ी बोली की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पे आंसर है 15वीं सदी, 19वीं सदी, 16वीं या फिर 17वीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19वीं सदी। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की है? ब्रजभाषा भोजपुरी, ब्रजभाषा खड़ी बोली, ब्रजभाषा मैथिली या फिर ब्रजभाषा अवधी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भोजपुरी आ गया तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे मैथिली होगा तो ये भी नहीं आएगा, और यहाँ पर आपका अवधी हो गया तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ये आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये दोनों आ गया, और ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? ब्रजभाषा से, अवधी से, उर्दू से या फिर खड़ी बोली से? तो मानक हिंदी का जो विकास है वो खड़ी बोली से हुआ है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है, कन्नौजी है, भोजपुरी है या फिर मालवी है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोली को मानक हिंदी या टकसाली हिंदी कहते हैं? बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो किस बोली को मानक हिंदी या टकसाली भाषा कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? तो खड़ी बोली का जो विकास है वो किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में ये कथन जो है किस विद्वान का है? तो ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद का। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना? इसका कोलकाता तक फैल जाना, फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाना, हिंदी रचनाकारों द्वारा पद्य में इसका प्रयोग कम कर देना, या फिर खड़ी बोली का व्याकरण मानकीकरण हो जाना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली का व्याकरण के धरातल पर मानकीकरण हो जाना। ठीक है, डी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी या फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में, खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, या फिर खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि थे? तो ये हमें आदिकाल के कवि खुसरो के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। खड़ी बोली की रचनाएं जो है इनके द्वारा देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, झांसी, मेरठ, रामपुर या फिर मुजफ्फरनगर। तो झांसी जो है ये खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, बाकी मेरठ, रामपुर और मुजफ्फरनगर ये तीनों खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक द्वारा सन 1804 ईस्वी में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना? तो अब बात करें प्रेम सागर पुस्तक की, तो ये किसके द्वारा रचित है? लल्लू लाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षा में जो है ये पूछ लिया गया है कि सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जनपदीय हिंदुस्तानी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? तो प्रेम सागर में हुआ है। किसके द्वारा रचित है? तो लल्लू लाल के द्वारा ये पुस्तक रचित है। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इसका आंसर सभी को पता है, वो है 1903 ईस्वी। ये प्रश्न भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की शुरुआत हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यकाल 1903 में संभाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत भूमिका निभाई। परिष्कृत किस पत्रिका के माध्यम से? तो इन्होंने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को परिष्कृत किया? अगर प्रश्न हम ये करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? साहित्य के हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, तो ये बात सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में होता है, चलिए ये भी सही है। खड़ी बोली का उद्भव शौर्य यानी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ, ये भी सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, तो ये कथन गलत है। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो ये करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अनुसार आप कह सकते हैं सदल मिश्र ने। ठीक है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को प्रचार युग जो है कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पोर्ट किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो उन्होंने जो है 19वीं शताब्दी को लाल युग के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बोली को वर्नाकुलरी उच्च हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहा जाता है? तो खड़ी बोली को वर्नाकुलर, उच्च हिंदी या फिर साहित्यिक हिंदी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? इसके शुद्ध अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में या फिर लोकगीत की भाषा के अर्थ में? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम किसने दिया है? तो हिंदुस्तानी नाम देने वाले हैं प्राणनाथ। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे ब्रज कोकिल कहा गया है? तो सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल जो है कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो कवि वचन सुधा ने जो है इसमें योगदान दिया, भारतेंदुकृत कवि वचन सुधा। नेक्स्ट है जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो कॉलेज का नाम क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट है खड़ी बोली का उपयुक्त नाम है, तो इसका सबसे उपयुक्त नाम है वो है कौरवी। फिर यहाँ तक हमारा खड़ी बोली से संबंधित प्रश्न था। अब चलिए देवनागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम करते हैं। भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है, तो ये हमें कहाँ पे प्रमाण मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता में, अशोक के शिलालेखों में, जैन धर्म के समायय सूत्र में, या फिर बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं ओर से जो बाईं ओर लिखी जाती है इसको हम खरोष्ठी लिपि कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो इसका विकास जो है कुटिल लिपि से हुआ है। ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये क्या है? अक्षरात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो इसका विकास कुटिल लिपि से हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी चीज़ को हमें लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, तो भाषा लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के ऊपर खींचे जाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको हम शिरोरेखा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि की वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, वर्णों के संयुक्तीकरण, दुरुपयोग वर्ण, या फिर समरूप वर्ण। तो देखिए वैज्ञानिक पद्धति के ये बिल्कुल अनुरूप है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि को डैश भी कहा जाता है, तो इसको हम लोकनागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयभट्ट के शिलालेख से। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हमें 8वीं शती के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरी के अक्षर बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? तो ये है चार्ल्स विलिकन्स और पंचानन को। ये किसकी शुरुआत जो है नागरी लिपि को टाइप करने का जो श्रेय है वो चार्ल्स विलिकन्स तथा पंचानन को है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देवनागरी लिपि का प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो ये गुजरात राज्य में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर तो नहीं, नीचे से ऊपर की ओर ये भी नहीं है, ऊपर से नीचे की ओर तो ये भी नहीं है, बाएं से दाईं ओर हम ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे से कुछ भी लिखते हैं, तो बाएं से दाईं ओर। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण में निम्नलिखित में से किसे होना आवश्यक है? हाइफन, परसर्गों का प्रयोग, य श्रुति तथा व श्रुति, उपरोक्त सभी। तो मानकीकरण के लिए जो है निम्नलिखित सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरी लिपि सुधार समिति की बैठकें कुल कितनी हुई है? तो अभी तक की बात करें तो कुल 9 बैठकें नागरी लिपि सुधार समिति पर कुल 9 बैठकें हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नंद नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नरेंद्र देव की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में संबंधी सुझाव पर विचार करने के लिए लिपि सुधार नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 28 नवंबर 1953 को नागरी लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट है नागरी लिपि सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो ये उन्होंने की थी 25 मई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। बी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, तो नागरी लिपि सुधार समिति का जो है इसमें गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ में सत्य कथन बताना है। नागरी प्रचारणी सभा ने श्रीनिवास के सुझाव और अ की 12 खरी को स्वीकार नहीं किया। नागरी प्रचारणी सभा ने श्रीनिवास के सुझाव को स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा ने अ की 12 खरी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। नागरी लिपि सभा ने लिपि सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि श्रीनिवास के सुझाव और अ की 12 खरी को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है वर्धा में। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ था 1983 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है, तो यह है बी ऑप्शन भूदेव मुखोपाध्याय। बिहार में जो है देवनागरी लिपि की शुरुआत इनके द्वारा की गई। नेक्स्ट है नागरी लिपि में मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी ओर अलग रखने का सुझाव किसने दिया, तो जो मात्राएं होती है उसको दाहिनी ओर अलग रखने का सुझाव दिया था गोरख प्रसाद ने। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 में बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसकी बैठक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो ये दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट देवनागरी लिपि ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है, तो ये रोमन चिन्ह से जो रोमन लिपि से विराम चिन्ह इसने ग्रहण किया है। देवनागरी व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो देवनागरी में कुल 6 व्यंजन होते हैं। ठीक है। देवनागरी व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि सुधार का प्रयत्न किया गया था। इस सुधार को महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। यह सुधार किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये सुधार जो है स्वर खड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है 12 खड़ी किसे कहते हैं, तो व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना 12 खड़ी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है देवनागरी में कितने अघोष वर्ण हैं, इसमें 13 अघोष वर्ण हैं। ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12। इससे कुल 12 अघोष वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है नागरी के लिए लोक नागरी नाम किसने दिया है? तो ये देने वाले थे आचार्य विनोबा भावे ने जो है लोक नागरी नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो ये करने वाले थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद ने रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। नेक्स्ट है काशी नागरी प्रचारणी सभा ने अ की 12 खड़ी को किस वर्ष अस्वीकृत कर दिया था? तो सन 1945 में। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए अ की 12 खड़ी किसने तैयार की थी? तो ये ठीक करा था सावरकर बंधुओं ने, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन देवनागरी लिपि सुधार समिति से संबंधित नहीं है? तो भोलानाथ तिवारी जो है देवनागरी लिपि सुधार समिति से संबंधित नहीं है। बाकी धीरेन्द्र वर्मा, मंगलदेव शास्त्री और आचार्य नरेंद्र देव इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था सन 1947 में। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि सुधार समिति से संबंधित है तो श्याम सुंदर दास जो है इससे संबंधित है। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देवनागरी लिपि में पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव किसने दिया था? अनुसार का सुझाव देने वाले थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है मूल देवनागरी लिपि में वर्णों, संयुक्ताक्षरों और मात्राओं आदि को मिलाकर कुल कितने टाइप है? तो इसमें कुल 403 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि सुधार, यहाँ पे सुधार है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो वो थे काका कालेलकर। नेक्स्ट है मानव के मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमाला अधिक पूर्ण वर्णमाला है। देवनागरी लिपि संबंधित ये विचार किसका है? तो ये विचार है जॉन गिलक्राइस्ट का। नेक्स्ट है नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य विनोबा भावे का। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो ये करने वाले थे महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कम करने हेतु महाप्राण वर्ण हटाकर अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगाने का सुझाव दिया था। तो ये दिया था लाला श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था 1945 में। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य था, तो इसका मूल उद्देश्य था हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। नेक्स्ट है सन 1904 में लोकमान्य तिलक ने निम्नलिखित में से किस पत्र के माध्यम से देवनागरी में सुधार की संभावनाओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था? तो ये देखिए लोकमान्य तिलक ने जिस पत्रिका का संपादन किया था वो था केसरी, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि के सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अ के स्थान पर स्वरों का लेखन, ये जो लिखा हुआ है ई, आओ, सु, भू, ओ, औ का सुझाव किसने दिया था? तो ये देने वाले थे महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने।
नेक्स्ट है, सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था? तो इनके पत्रिका का नाम था हरिजन सेवक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? तो ये थे बाबू राधा कृष्ण दास। तो इसके प्रथम सभापति तो आप जरूर याद रख ले, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? तो गठन किया था नागरी लिपि सुधार समिति का। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास के संबंध में सही नहीं है। संस्थागत प्रयास 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हुआ, सही है। नागरी लिपि सुधार समिति के सभापति महात्मा गांधी थे, ये भी सही है। इसके संबंध में सबसे पहला प्रयास सरकारी प्रयास 1947 में किया गया, ये भी सही है। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। बाकी के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट है। चलिए यहीं पर हमारी प्रश्नोत्तरी जो है ख़त्म होती है। तो आज हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा देवनागरी लिपि संबंधी और खड़ी बोली संबंधित प्रश्न जो है ख़त्म होते हैं। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।